हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एमलगमेशन। नाम सुनने में जितना टेढ़ा मेढ़ा सा है उतना ही ये चैप्टर भी आपको लग सकता है, लेकिन अब हम यहाँ पर आ गए हैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके इस चैप्टर को आपको समझाने के लिए। और जितना यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, अगर आपने इसको अच्छे से देखा और समझ लिया तो फिर आपके सामने एमलगमेशन का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत ही आराम से आप कर पाएंगे उसको सॉल्व और अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस वाले चैप्टर में। तो आइए समझते हैं पहले एक कहानी। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड और एक कंपनी है जिसका नाम है बी लिमिटेड। तो ये दो अलग अलग कंपनीज हैं और अगर ये दो कंपनीज देखिए आपस में मिल जाएं, ठीक है ना, अगर ये दो कंपनीज आपस में क्या हो, मिल जाएं और मिलके एक नई कंपनी बना लें जिसका नाम हो सी लिमिटेड, तो इसको हम कहेंगे एमलगमेशन। क्या कहेंगे? एमलगमेशन। अब इसमें अलग अलग बातें हो सकती हैं, वो हम आगे देखेंगे। पहले कुछ बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उस पर फोकस करेंगे। दो अलग अलग कंपनी थी, वो दोनों खत्म होकर एक नई कंपनी बन गई, तो ये कहलाता है एमलगमेशन। इसी की तरह देखिए ये हो सकता है कि एक हमारे पास ए लिमिटेड है और एक हमारे पास बी लिमिटेड है। अब ए लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। तो अब जो नई कंपनी आपके सामने नजर आएगी वो सिर्फ ए लिमिटेड ही ए लिमिटेड नजर आएगी, क्योंकि इसने इसको टेक ओवर कर लिया है। तो बी लिमिटेड क्या होगी बेटा, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। एक और केस समझिए, हमारे पास एक कंपनी है ए लिमिटेड। अब इसमें जो है कुछ इंटरनल चेंजेस किए गए, जैसे कि इसका शेयर कैपिटल वगैरह चेंज किया गया, तो इसको कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। कुछ इसमें चेंजेस किए गए, हो सकता है अभी कंपनी जो है लॉस में जा रही हो, तो डायरेक्टर्स ने क्या करा, कुछ अरेंजमेंट किया उसके शेयर कैपिटल के साथ, या फिर इस वाली कंपनी को बंद करके एक नई कंपनी बना ली। ठीक है ना, क्यों? उन लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। तो ये तो एक अलग चीज है, इसकी हम बात नहीं कर रहे फिलहाल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देखिए एमलगमेशन की। तो ये जो मैंने आपको बताया ऊपर वाला केस कि कोई दो कंपनीज है वो खत्म होकर एक नई कंपनी बना रही हैं, तो ये एमलगमेशन है और इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एक कंपनी है उसने दूसरी को टेक ओवर कर लिया, तो इसमें क्या होगा, एक कंपनी का जो वजूद है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक ही कंपनी आपको नजर आएगी। जबकि यहां पर आप देखेंगे कि भाई या तो दोनों कंपनीज खत्म होकर कोई नई कंपनी बना लेंगी, ठीक है ना, या फिर इसमें भी ये हो सकता है कि एक कंपनी जो है वो खत्म हो जाए और एक कंपनी बचे। तो हम अभी एमलगमेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो आपका टॉपिक है ये वाला एमलगमेशन वाला। और इसमें हम देखेंगे कि एमलगमेशन जो है वो दो तरह से होता है, एक कहलाता है इन द नेचर ऑफ मर्जर और एक कहलाता है इन द नेचर ऑफ परचेज। तो एमलगमेशन में ही दो चीजें समझनी है आपको, मर्जर और परचेज। तो ये जो है हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इनके अपने अपने पूरे चैप्टर्स हैं। ये बात मैं क्लियर करना चाह रहा था आगे चलने से पहले, क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो एमलगमेशन का मतलब कोई दो कंपनीज हमारे पास हैं वो खत्म हो जाए और एक नई कंपनी आपके सामने आ जाए। एक कंपनी अगर दूसरे को टेक ओवर कर रही है तो एब्जॉर्प्शन है, और कंपनी अपने लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए कुछ जुगाड़ कर रही है अगर इंटरनल या एक्सटर्नल तरीके से, तो वो रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। अब देखिए एमलगमेशन पढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस समझनी होंगी जो इस चैप्टर में हमारे काम में आती हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन तो है एमलगमेशन की। अमेलगमेशन हमने समझ लिया है कि भाई अमेलगमेशन क्या होता है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख नहीं रहा क्योंकि डेफिनेशंस आपको अपनी बुक में मिल जाएंगी। मेन बात यहाँ पर समझने की हो रही है कि हम क्या चीज समझाना चाह रहे हैं आपको, है ना। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसफरर कंपनी, एक है ट्रांसफरी कंपनी। दो नाम क्या क्या है, एक है ट्रांसफरर कंपनी और एक है ट्रांसफरी कंपनी। इनको हमें बहुत अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि जब आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो वो जब भी बना सकते हैं जब पता हो आपको कि कौन सी ट्रांसफरर है और कौन सी ट्रांसफरी है। तो देखिए वो कंपनी जो डिसॉल्व हो गई, वो कंपनी जो बंद हो गई, वो कंपनी जो वाइंड अप हो चुकी है,
वो कहलाती है ट्रांसफरर कंपनी। ये हमें याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता था। तो जब हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे ना, तो रियलाइजेशन वाली एंट्रीज ट्रांसफरर कंपनी के लिए बनाई जाएंगी। और फिर हम बात कर रहे हैं भाई ट्रांसफरी कंपनी की। तो ट्रांसफरी कंपनी वो है जिसने एक नई कंपनी को परचेज किया है। ट्रांसफरी कौन सी हो गई? वो कंपनी जिसने पुरानी कंपनी को या तो परचेज किया है, या वो कंपनी जो अभी न्यूली फॉर्म हुई है पुरानी वाली कंपनीज को अपने अंदर मर्ज करके, तो वो कहलाएगी ट्रांसफरी कंपनी। परचेजर भी कह सकते हैं और हम न्यूली फॉर्म्ड कंपनी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफरर जो खत्म हो गई, ट्रांसफरी जो अब नई कंपनी आपके सामने नजर आ रही है। उसके बाद आपको एक और बात समझनी होती है जिसको हम कह रहे हैं परचेज कंसिडरेशन। तो भाई परचेज कंसिडरेशन क्या है? परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि जब आपने किसी कंपनी को परचेज किया तो आपने उसको कितना अमाउंट दिया, तो अमाउंट पेड जो है वो कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। अमाउंट पेड। देखिए अगर मैं इस वाली टॉपिक की बात करूं कि यहाँ पे क्या हुआ था, सपोज ये कंपनी खत्म हुई, ये कंपनी खत्म हुई और मिला के सी लिमिटेड बन गई, तो इनके शेयर होल्डर्स को भी कुछ मिला होगा और इनके शेयर होल्डर्स को भी कुछ मिला होगा, सी लिमिटेड ने दिया होगा। तो परचेज कंसिडरेशन वही है जो ए और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को मिला। अगर मैं यहां पर बात करूं तो भाई बी लिमिटेड खत्म हो रही है, ए लिमिटेड ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कुछ अमाउंट देगी ना उनकी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, वही कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अमेलगमेशन दो तरह से होता है, एक कहलाता है इन द नेचर ऑफ मर्जर और एक कहलाता है इन द नेचर ऑफ परचेज। तो हमें अब ये समझना होगा कि कब आप क्वेश्चन को मर्जर वाला समझेंगे और कब आप क्वेश्चन को परचेज वाला समझेंगे। तो आइए आप बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप का अमेलगमेशन होता है। तो देखिए दो बातें बताई गई, एक है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एक है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आप समझ लें कि भाई इन द नेचर ऑफ मर्जर अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेंगी जब आप कर रहे हैं अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर हम चलेंगे परचेज के पास। तो देखिए क्या कहा गया कि आपके पास एक कंपनी है भाई ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड, इन्होंने मिलकर बनाई ए बी लिमिटेड। इन्होंने मिलकर क्या बना ली बेटा? ए बी लिमिटेड। अब क्या हुआ देखिए कि ये कहा गया कि भाई जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज ए लिमिटेड के हैं और जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज बी लिमिटेड के हैं, अब वो ए बी लिमिटेड के हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप सेलेक्टिव चीजों को ले गए, जितनी भी चीजें इनके पास हैं, भाई ये जो कंपनी है ना ये दोनों खत्म हो रही है क्योंकि, तो इनकी जितनी भी चीजें हैं अब वो आ जाएंगी ए बी लिमिटेड के पास। अगर आपने एक भी चीज को छोड़ दिया तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई ये मर्जर नहीं है, बल्कि ये परचेज वाला केस हो जाएगा। परचेज वाला केस वो होता है जिसमें ये जो मैं कंडीशंस आपको समझा रहा हूं उसमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो, अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम कह देंगे साहब मर्जर नहीं है, परचेज है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बताई गई कि जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी हैं ट्रांसफरर कंपनी के, वो कंपनी जो खत्म हो रही है वो सारे बन जाएं ट्रांसफरी कंपनी के। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया कि कम से कम 90% जो शेयर होल्डर्स हैं वो तैयार हो जाएं नई कंपनी को फॉर्म करने के लिए और नई कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए। तो यहां के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनमें से कम 90% लोग और इसमें से भी कम से कम 90% जो शेयर होल्डर्स हैं वो तैयार हो जाएं इस काम के लिए और ये कहेंगे ठीक है अब से हम ए बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स बनने के लिए तैयार हैं। और वो लोग जो राजी नहीं हैं तो उनको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 90% लोग तो तैयार हो जाएं, ठीक है ना। आगे समझते हैं भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपने परसेंटेज कैलकुलेट करी
तो जो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं वो फ्रैक्शन में निकल कर आए, तो उस केस में बाकी सबको तो आपको शेयर होल्डर बनाना ही है, लेकिन अगर कुछ फ्रैक्शन में निकल कर आ रहा है तो उस फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए कंपनी को एक अमाउंट पे करना पड़ेगा जो उस फ्रैक्शनल वैल्यू के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहां पे क्या बताया गया कि कम से कम 90% शेयर होल्डर्स तैयार हो जाएं नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए, और इसमें ही बता रहे हैं कि जो आप परचेज कंसीडरेशन पे करेंगे वो आपको इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में ही करनी है, क्योंकि अगर आपने कैश की फॉर्म में परचेज कंसीडरेशन पे कर दी तो फिर वो लोग आपके शेयर होल्डर कैसे बने। तो भाई आपने क्या करा कि इन लोगों को क्योंकि अपने साथ मिलाना है तो कहा कि भाई आप जो है पहले ए लिमिटेड के शेयर होल्डर थे और आप बी लिमिटेड के शेयर होल्डर थे, आप लोग अब ए बी लिमिटेड के शेयर्स ले लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, बन जाइए शेयर होल्डर्स ए बी लिमिटेड के। सही है ना। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस विल बी कैरीड ऑन। इन दोनों का जो भी बिजनेस था अब वो सेम बिजनेस जो है वो ए बी लिमिटेड का हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ए लिमिटेड का जो बिजनेस था और बी लिमिटेड का जो बिजनेस था ए बी लिमिटेड ने उसको ले लिया और अपने आप कोई अलग तरह का बिजनेस करने लगी, तो फिर हम इसको मर्जर नहीं मान पाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट कहा गया कि जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं दोनों ही कंपनीज के, उनकी जो भी बुक वैल्यू होगी उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं लाना। तो इसका मतलब ये हुआ एज इट इज बिल्कुल जो चीजें यहां से उठकर आएंगी वो नई वाली कंपनी के पास चली जाएंगी बिना किसी चेंज के। तो ये 5 कंडीशंस बताएंगे मर्जर के लिए। सबसे पहली क्या कंडीशन बताई गई भाई कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो ट्रांसफरर कंपनी के थे अब वो बन जाएं ट्रांसफरी कंपनी के, ठीक है ना। कम से कम 90% शेयर होल्डर्स जो ट्रांसफरर कंपनी के थे वो तैयार हो जाएं ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने के लिए, और उनको पेमेंट किया जा रहा हो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में। बिजनेस जो है वो सेम बिजनेस आगे कंटिन्यू होगा, जो अलग अलग कर रहे थे वो अब नई कंपनी भी उसी बिजनेस को कैरी ऑन करेगी, और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा बुक वैल्यूज में। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम ये मान लेंगे कि साहब मर्जर नहीं है बल्कि परचेज है। तो डिफरेंशिएट करना आसान है आपको, अगर ये समझ में आ जाता है कि भाई मर्जर वाले केसेस क्या क्या हैं तो आप परचेज आराम से कर पाएंगे। एक तो बात हो गई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ आता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द नेचर ऑफ मर्जर या इन द नेचर ऑफ परचेज। तो अब चलिए आगे चलते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है परचेज कंसिडरेशन। तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई परचेज कंसिडरेशन क्या होती है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है या मर्ज कर रही है उसको अपने अंदर, तो उस केस में जो आपकी ट्रांसफरर कंपनी है यानी कि वो कंपनी जो खत्म हो रही है उसके शेयर होल्डर्स को आपने क्या क्या अमाउंट दिया, किस किस फॉर्म में दिया, उस सबको अगर मैं सम कर लूं तो वो कहलाएगा मेरा परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन क्या हो गया, अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन या फिर मर्जर, है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स दिए गए। फर्स्ट है हमारे पास नेट पेमेंट मेथड। तो नेट पेमेंट मेथड क्या कहता है कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए भाई एक ए लिमिटेड है और एक हमारे पास बी लिमिटेड है, अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, तो इसके बदले में भाई बी लिमिटेड को कुछ अमाउंट मिलना चाहिए ना। तो बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, ध्यान रखेंगे भाई, एक होते हैं डिबेंचर होल्डर्स, एक होते हैं शेयर होल्डर्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं। अब शेयर होल्डर्स तो भाई दो तरह के हो सकते हैं, इक्विटी वाले भी और प्रेफरेंस वाले भी, तो हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हमने जो जो अमाउंट पे किया है, जिस भी फॉर्म में पे किया है, उन सबका अगर मैं सम कर लूं तो वो बन जाएगा मेरा नेट पेमेंट्स मेथड से कैलकुलेट किया हुआ परचेज कंसिडरेशन। देखेंगे भाई तो शेयर होल्डर्स को मैं क्या क्या चीज दे सकता हूं। शेयर होल्डर्स को मैं ऑफर कर सकता हूं शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी कि भाई अब नई वाली कंपनी के आप शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो जितने भी अमाउंट के मैंने शेयर दिए प्लस शेयर होल्डर्स को मैं ऑफर कर सकता हूं डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर्स को नहीं दे रहा, शेयर होल्डर से कह रहा हूं भाई आप हमारी कंपनी के डिबेंचर होल्डर बन जाइए।
मैं शेयर होल्डर्स को पे कर सकता हूं कैश, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर्स को हमने जो कुछ भी पे किया अगर उसको सम कर लिया जाए तो वो कहलाता है परचेज कंसिडरेशन एज पर दी नेट पेमेंट मेथड। बस इतनी आसान सी बात है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें सेकंड मेथड की जिसका नाम है नेट एसेट्स मेथड, तो भाई नेट एसेट्स मेथड क्या कहता है? नेट एसेट्स मेथड ये कहता है कि जब मेरे पास ये कंपनी है यहाँ पे ए लिमिटेड और एक कंपनी है मेरे पास बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड के जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज मैं एक्वायर कर रहा हूं उनकी वैल्यू देखूंगा मैं कि नेट एसेट्स कितने बनेंगे। नेट एसेट्स आपको पता है भाई, नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स टेकन ओवर माइनस द लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, है ना। तो ट्रांसफरर कंपनी के जो भी मैं एसेट्स लेके, सपोज कीजिए 100 रुपीज के एसेट्स से और 30 की लायबिलिटी थी, तो नेट एसेट्स आ गए 70 के। इसका मतलब ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड को कितना अमाउंट पे कर दे, एक फेयर अमाउंट जो बनता है वो बनता है 70 रुपीज का। इसमें क्या है कि हमने क्या क्या पे किया, किस किस फॉर्म में पे किया, उनको मैं एक जगह कलेक्ट कर ले रहा हूं और वो कहलाएगा परचेज कंसिडरेशन। और इसमें क्या है कि भाई कितने एसेट्स लिए और कितनी लायबिलिटी ली उनका डिफरेंस निकाल लो, जो भी डिफरेंस आएगा वो बन जाएगा आपका परचेज कंसिडरेशन या फिर नेट एसेट्स बन जाएंगे आपके, है ना। और थर्ड होता है आपके पास शेयर प्रोपोर्शन मेथड। देखिए शेयर प्रोपोर्शन मेथड में क्या कहते हैं, शेयर प्रोपोर्शन मेथड में कहा जाता है कि जितने भी शेयर्स हैं ट्रांसफरर कंपनी के, उसके बदले में एक वैल्यू बताई जाती है कि साहब इतने शेयर्स आपको मिल जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी में। सपोज हम ये कहें कि एक हमारे पास ट्रांसफरर कंपनी है और एक हमारे पास ट्रांसफरी कंपनी है। ट्रांसफरर कंपनी के पास 15,000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 15,000। और ये बताया गया कि भाई आपके जो 15,000 शेयर्स हैं हम हर 5 शेयर्स के बदले में आपको 10 शेयर्स देंगे। हर 5 शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स देंगे? 10। तो पहले तो इसको लिखने का तरीका समझेंगे। 5 के बदले में 10 का मतलब है 5 नीचे और 10 ऊपर रखा जाएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। तो जितने भी आपके पास शेयर्स थे, शेयर्स कितने थे? 15,000। तो ट्रांसफरी कंपनी कह रही है भाई हर 5 के बदले में 10 ले लो, इसका मतलब टोटल हमसे ले जाओ 30,000 शेयर्स। कितने ले जाओ? 30,000 शेयर्स। और जो भी उसकी पेड अप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि भाई एक शेयर की क्या वैल्यू आई। लेकिन 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 यहां से तो आपने क्या निकाल दिया? परचेज कंसिडरेशन। भाई पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, शेयर कैपिटल की वैल्यू बन गई, वही हो गया आपका यहां पर शेयर प्रोपोर्शन मेथड से निकाला हुआ परचेज कंसिडरेशन। लेकिन अगर सपोज ये सॉल्व करके आता 30,007 सपोज, तो अब ये एक फ्रैक्शनल शेयर बन जाएगा यहाँ पे। और अगर कोई फ्रैक्शनल शेयर आपके पास आ रहा है तो उसकी वैल्यू आपको अलग से निकालनी पड़ेगी और इतने का हम अलग से कैश पे कर देंगे। भाई इतने तो शेयर्स दिए और इतना जो अमाउंट है वो कैश की फॉर्म में पे कर दिया जाएगा। तो ये हमने देखे कि भाई 3 मेथड होते हैं हमारे पास। एक कहलाता है नेट पेमेंट्स मेथड, एक होता है नेट एसेट्स मेथड और एक होता है शेयर प्रोपोर्शन मेथड। इन सभी के क्वेश्चन भी करेंगे हम एक एक करके डिटेल में। लेकिन आज का जो हमारा मेन पर्पस है इस लेक्चर को आपके सामने लेकर आने का, तो हम ये चाहते हैं कि पूरा जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो आपके सामने आ जाए। अब एक ही सिर्फ मेन चीज बची है इस चैप्टर में, जो है जर्नल एंट्रीज। तो आइए जर्नल एंट्रीज और समझ लेते हैं कि किस तरह से आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे ट्रांसफरी और ट्रांसफर कंपनी की बुक्स में। तो आइए बेटा फाइनल टॉपिक अपना समझ लेते हैं जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज में होगा बच्चों को कि भाई जर्नल एंट्रीज किस बुक में क्या बनानी है, मर्जर में क्या बनानी है, परचेज में क्या बनानी है, और क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती भी इसी में होगी। तो इसीलिए ये आज लेक्चर आपके सामने लेकर आया गया है कि आपकी सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया जाए। आइए समझिए। देखिए सबसे पहले तो हमें बताया कि जर्नल एंट्री जब आप बनाएंगे तो या तो ट्रांसफरर की बुक में बनाएंगे या बनाएंगे ट्रांसफरी की बुक में। एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसफरर जो खत्म हो गई,
ट्रांसफरी जिसने टेक ओवर किया है या जो नई कंपनी अब बनी है, ठीक है ना। तो जो ट्रांसफर कंपनी है क्योंकि वो डिसॉल्व हो रही है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें आप जो है रियलाइजेशन वाली एंट्रीज बनाएंगे, और इसमें ये मतलब नहीं होता आपको कि भाई मर्जर है या परचेज है, क्योंकि ऐसे तो बेचारी को खत्म होना है, तो खत्म चाहे मर्जर में हो या परचेज में, खत्म एक ही तरह से होगी। तो इसमें टोटल हमारे पास अराउंड 20 एंट्रीज हैं। तो पहले मैं आपको 20 एंट्रीज समझाऊंगा, फिर उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 to 8 एंट्रीज होती हैं जो हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगी, उनके बारे में बताया जाएगा कि वो तो आप अच्छे से तैयार कर ही लें। फिर हम बात करेंगे भाई ट्रांसफरी कंपनी की। तो ट्रांसफरी में सोचना पड़ेगा कि मर्जर के थ्रू हुआ है या परचेज के थ्रू हुआ है आपका अमलगमेशन, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, वो कंपनी जो खत्म हो गई। तो देखिए याद करिए कि जब आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आया करता था, तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस शीट में से एसेट्स लेकर आते थे डेबिट में, है ना, और लाइबिलिटीज लेकर आते थे क्रेडिट में। तो उसकी जर्नल एंट्री आप क्या बनाएंगे, देखिए आप कहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स। आप समझिए, देखिए जब सारे एसेट्स आपके जा रहे हैं तो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो फिक्टिशियस नेचर के होते हैं, जो लिखे तो एसेट्स में होते हैं लेकिन असल में वो लॉसेस होते हैं, तो वो तो कोई नहीं खरीदेगा आपसे, तो वो शेयर होल्डर्स को दे दिए जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि शेयर होल्डर्स को जब आप लॉस दे रहे हैं तो उस केस में शेयर होल्डर्स को डेबिट किया जाएगा। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम समझ लें तो बहुत ही आराम से हम इन एंट्रीज को परफॉर्म कर पाएंगे। तो फिक्टिशियस एसेट्स को खत्म करने की एंट्री अगर देखी जाए तो क्या बनाएंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या आएगा उसका नाम कम से कम हमें याद होना चाहिए। तो नाम मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, और वो इसके नीचे आपको लगाते जाना है। किस तरह कि भाई शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू अंडरराइटिंग कमीशन, टू एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, और टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस जो असल में हमारा लॉस होता है। तो ये सारे नाम जो मैंने आपको बताए इनको आप नोट कर लीजिएगा, और यहां पर एंट्री किस तरह बना देंगे भाई, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू दिस टू दिस टू दिस और टू दिस। ठीक है ना, ज्यादा नीचे में चला गया था लेकिन आपको जो है हिसाब से एंट्री बनानी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तो ये तो बात हो गई एसेट्स की। अब एसेट्स जो है वो अगर आप जो है ट्रांसफरी कंपनी को दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ एसेट्स जो है आपने सेल कर दिए तो क्या एंट्री बनाएंगे। तो एसेट्स अगर आप बेच रहे हैं तो उस केस में आपको एंट्री बनानी है भाई कि पैसा रिसीव कर लिया जाएगा। तो आप कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बिल्कुल क्लास 12th में जैसे आप बनाते थे तो भाई अमाउंट रिसीव करने की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा, स्टेप वाइज आप चल रहे हैं, ये बात हो गई एसेट्स की। अब नंबर आएगा लायबिलिटीज का। तो लायबिलिटीज जाती थी रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो जर्नल क्या बनेगी, देखिए वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सभी लोग देखिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहां जो मैं लिख रहा हूं वेरियस एसेट्स या मैं लिख रहा हूं वेरियस लायबिलिटीज, यहां पे इंडिविजुअली हर उस एसेट का और लायबिलिटी का नाम आपको शो करना होता है। ठीक है ना, अब समझिए। अब ये लायबिलिटीज अगर आपकी ट्रांसफरी कंपनी ले गई फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपने इन लायबिलिटीज को डिस्चार्ज किया तो आपको जर्नल बनानी पड़ेगी। तो देखिए लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो ये है कि भाई सपोज 100 रुपीज की लायबिलिटी थी और आपने 100 में ही उनको
डिस्चार्ज कर दिया, तो इसकी जर्नल आप क्या बनाएंगे, आप कहेंगे भाई पैसा मेरे पास से जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बात हो गई जब आप जितने की लायबिलिटी थी उतना ही अमाउंट पे कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई लायबिलिटी तो है कम की, ज्यादा पे करना पड़ गया, और कभी कभी फायदा भी हो जाता है कि लायबिलिटी का अमाउंट ज्यादा था, पेमेंट किया हमने कम। तो क्या जर्नल बनाएंगे, समझिए, अगर 100 रुपए की लायबिलिटी थी, उसके बदले में हमने पे किया 120, तो हम ये कहेंगे भाई एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। और जब एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो फायदा होगा या नुकसान होगा, भाई नुकसान हो जाएगा। और जो लॉसेस होते हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगे, गेन्स हैं तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे। तो यहां पर क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं एंट्री बनाऊंगा आपके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी कंसर्न। जिस भी लायबिलिटी की बात चल रही है भाई, जिसमें ज्यादा पैसा देना पड़ा, उसका नाम यहां पर आ जाएगा। और थर्ड केस क्या बताया मैंने आपको, आपकी जो लायबिलिटी थी वो 100 रुपीज की थी, काम हो गया 80 में, तो आपको कम पैसा देना पड़ा। ये कह सकते हैं कि सपोज आपको डिस्काउंट मिल गया, तो भाई इसमें तो फायदा हो गया ना। तो फायदा हो गया तो इसको रिवर्स कर लीजिए, एंट्री आपकी हो जाएगी लायबिलिटी कंसर्न अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इस तरह से लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के 3 केसेस हो गए। तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि यार कितनी सारी एंट्री बनती जा रही है, लेकिन उसी एक चीज को अलग अलग तरह से बस वो आपके सामने पेश कर रहा है। आगे चले बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, तो पहला काम अब तक जो हमने मोटे मोटे 2 काम करे हैं कि एसेट्स सारे उठा के लाए, रियलाइजेशन में डाल दिए, और लायबिलिटी सारी उठा के लाए और रियलाइजेशन में हमने इनको डाल दिया। बहुत कमी से क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको इन वाली एंट्रीज की जरूरत पड़े जो सेल करने वाली एंट्री हैं या जो डिस्चार्ज करने वाली एंट्री हैं। अब क्या करना है भाई, अब आपको देखना है कि ट्रांसफरी कंपनी से कितने रुपए लेने हैं, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल, अमाउंट कितना रिसीव करना है इसकी एंट्री बनाना चाह रहे हैं। जर्नल बनाएंगे, देखिए ट्रांसफरी कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन, ट्रांसफरी कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें हम क्या बताएंगे, परचेज कितना अमाउंट मिलना है परचेज कंसीडरेशन का। फिर आगे चलेंगे भाई, अब ये देखेंगे कि जो परचेज कंसीडरेशन मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है। अभी मैंने आपको बताया था भाई, डिबेंचर्स की फॉर्म में मिल सकता है, कैश की फॉर्म में मिल सकता है, और शेयर्स की फॉर्म में भी मिल सकता है। तो किस फॉर्म में आपको रिसीव हो रहा है परचेज प्राइस, तो क्या क्या हो सकता है, देखिए आपको मिल सकते हैं शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, आपको मिल सकते हैं डिबेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, आपको मिल सकता है कैश, ठीक है ना। इन सब क्या क्या अकाउंट लगा लीजिएगा। और टू, तो टू में क्या बताएंगे, टू में आ जाएगा भाई ट्रांसफरी कंपनी दे रही है ना आपको, तो टू ट्रांसफरी कंपनी। पहली वाली एंट्री है ये बताने के लिए कि भाई हमें क्या कितना अमाउंट मिलना है, क्या मिलना है, और इसमें क्या है कि वो अमाउंट किस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है ना। अब जो आपको ये सामान सारा मिला वो आप थोड़ी रखेंगे अपने पास, भाई ये तो शेयर होल्डर्स का हो जाएगा ना। तो अब शेयर होल्डर्स को ले जाकर दे देंगे, लो भाई तुम्हारी कंपनी गई और इस बदले में ये सब मिला रख लो, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो मेन ओनर होते हैं कंपनी के। तो आप क्या करेंगे, देखिए एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू जो कुछ मिला, तो टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, टू डिबेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, और टू बैंक। जो भी कुछ आपको मिला था वो सारा आपने किसको ले आके दे दिया भाई, वो आपने दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यहां तक करने के बाद मोस्टली क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ और एडिशनल चीजें हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ बातें कही गई हैं,
तो उन चीजों को अभी हम और देखेंगे। और इसमें भी अभी एक जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो पैसा हमारे पास रखा हुआ है, उनका शेयर कैपिटल है भाई, उनके जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हमारे पास हैं, उनको भी अब हमें खत्म करना होगा। और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इसी तरह भाई लॉसेस हैं, जैसे हमने यहां पर देखा था, तो वो आपने यहां पर शेयर होल्डर्स के सर पर डाल दिए थे, जो फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से लिखे हुए थे। अब इसी तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी रखे हैं भाई, वो भी तो देने ही ना। तो आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या एंट्री बनाएंगे बाकी चीजों को करने के लिए। जब तक आप इतनी एंट्रीज को नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए वेरी गुड, आइए आगे चलते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो थे, उनका पैसा वापस कर रहे हैं, तो क्या एंट्री बनाई जाएगी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो कैपिटल हमारे पास रखा हुआ है, हम कहेंगे लो भाई अपना पैसा वापस ले जाओ। तो एंट्री बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस किया जा रहा है। एंट्री क्या हो गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अब ये तो आपने ड्यू कर दिया भाई कि हम इनका पैसा वापस कर रहे हैं। अब पैसा जो आप इनका वापस कर रहे हैं, क्या वो प्रीमियम पे जा रहा है, या डिस्काउंट पे जा रहा है, या पार पे जा रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपने पार में इनका जो अमाउंट था वो उसको रिडीम किया है, ठीक है ना, तो ये एंट्री हो गई। अगर आप अमाउंट को रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का मतलब है कंपनी के पास से एक्स्ट्रा कुछ जा रहा है, एक्स्ट्रा का मतलब हो गया लॉस। और अभी आपको मैंने बताया था कि लॉस के केस में रियलाइजेशन को क्या कर देंगे आप, रियलाइजेशन को कर देंगे डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, तो एंट्री बन गई ये वाली। अब दूसरा भी काम हो सकता है, कि हो सकता है भाई कि रिडेम्पशन हो जाए डिस्काउंट पे। अगर रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो रहा है तो आपको फायदा हो गया, गेन की एंट्री में इसको रिवर्स कर लेंगे। तो जर्नल कुछ इस तरह की नजर आएगी, देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये हो गया भाई। और फाइनली अब हम क्योंकि इनका पेमेंट कर रहे हैं, इनको पैसा वापस दे रहे हैं, तो जर्नल क्या बनाएंगे, तो क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहे हैं, तो एंट्री बन जाएगी पेमेंट करने की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। आपने जो है इनका हिसाब किताब खत्म कर दिया। प्रेफरेंस वाले लो भाई तुम जो है मेहमान थे, तुम जाओ अपने घर। अब इक्विटी वाले बचे। अब इक्विटी वालों को ये सारा खेल करने के बाद फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। और ये काफी क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको चेक करना पड़े। चेक कैसे करेंगे भाई, स्टार्टिंग से लेके अब तक जितनी भी एंट्रीज में नाम आया है रियलाइजेशन का, स्टार्टिंग से लेके अब तक जितनी भी एंट्रीज में नाम आया है किसका बेटा, रियलाइजेशन का, तो उसमें आपको देखना है रियलाइजेशन डेबिट में कितनी बार गया और क्रेडिट में कितनी बार गया। और जो वैल्यूज आएंगी उसको आप नोट कर लेंगे यहां पर। अब अगर डेबिट में जितना है उतना ही क्रेडिट में है तो कोई परेशानी नहीं है, कोई एंट्री नहीं बनानी है आपको इसके बाद। लेकिन अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो इसको कहा जाएगा लॉस। और अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो इसको आप कहेंगे गेन। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन और गेन ऑन रियलाइजेशन। अब चाहे गेन हो या लॉस किसके सर पे आएगा भाई, ये जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। तो अगर हम एंट्री बनाना चाहें, देखिए लॉस के लिए अभी बात हुई, लॉस है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन, और अगर गेन हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। भाई ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, 11वीं क्लास में सीखते हैं हम कि कैपिटल जो है, अब वहां पर भाई कैपिटल इंडिविजुअल का होता था, पार्टनर्स का होता था, यहां पर शेयर होल्डर्स है, तो कम होता है डेबिट में आके और इंक्रीज होता है क्रेडिट में जाके। ये आपने जर्नल एंट्रीज बनाने, देखिए लॉस की और गेन की। अब कुछ चीजें बच रही हैं, उनको और देख लेते हैं। देखिए अभी आपको याद होगा, अभी तक हमने इक्विटी वालों का पैसा नहीं लौटाया है, भाई प्रेफरेंस का तो पैसा वापस चला गया, इक्विटी वालों का शेयर कैपिटल भी तो हमारे पास है, तो उसकी एंट्री बच रही है। और एक चीज और बची हुई है, समझिए। देखिए जब आप ये पूरा लिक्विडेशन का प्रोसेस कर रहे थे, डिसोल्यूशन का प्रोसेस कर रहे थे, तो उसमें कुछ खर्चा भी तो आया होगा। तो एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन की एंट्री देखना चाह रहे हैं, तो एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन, ध्यान रखिएगा, अगर पेड बाय ट्रांसफरर कंपनी है, पेड बाय ट्रांसफरर कंपनी है, तभी सिर्फ एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हम यहां पर कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। लेकिन हमारे बिहाफ पे अगर ट्रांसफरी ने पे कर दिया तो मैं अपनी बुक में क्यों लिखूंगा, ठीक है ना। तो जर्नल क्या बनेगी, समझिए भाई, पैसा मेरे पास से जा रहा है, खर्चा हो रहा है, तो जर्नल बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ध्यान रखेंगे अगर हमारे क्वेश्चन में इसका जिक्र है तो फिर ये वाली एंट्रीज बाद में आएंगी, क्योंकि हमें इसको कंपेयर करके देखना पड़ता है ना। तो पहले सारे वो एंट्रीज बना देंगे आप जिसमें रियलाइजेशन का जिक्र है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो इतनी एंट्रीज आप देखिए, एक दो एंट्री और बची हैं, उनको मैं जल्दी समझा देता हूं आपको, और फिर बताऊंगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रीज कौन सी हैं, 6 या 7, जो आपको याद करनी ही करनी है। बाकी तो सीक्वेंस वाइज आप जो है कहानी की तरह इसको समझेंगे कि पहले ये हुआ था, फिर एसेट्स गए, फिर लायबिलिटी गए, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो उसके हिसाब से आप जर्नल बना पाएंगे। तो देखिए अब हमें देखना होगा कि अगर जो एक्सपेंसेस थे डिसोल्यूशन के, उसमें लिखा हुआ है पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी, तो आप क्या करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि भाई हम ट्रांसफरर की बुक्स में बना रहे हैं, तो इसमें आप कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, नो एंट्री विल बी पास्ड। एंट्री ना करने के नंबर मिलेंगे, कर दी तो कट जाएंगे इसमें, ठीक है ना। आगे चलिए, फाइनली खत्म कर लेते हैं। देखिए एक दो एंट्री और बची हुई है। अब जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी वाले, उनका सारा सामान वापस करना है, जो लायबिलिटी साइड में उन्होंने बचा के रखा हुआ है अपने शेयर कैपिटल के साथ साथ। तो क्या क्या है भाई, देखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आप देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस वाली जो भी चीजें हैं वो भी इनको वापस कर देंगे। तो वेरियस रिजर्व एंड सरप्लस भी डेबिट, उनका शेयर कैपिटल उनको दे दिया, और रिजर्व एंड सरप्लस भी उनको हमने वापस कर दिया। इसमें कोई सा भी रिजर्व लिखा हो, सरप्लस का मतलब हो गया स्टेटमेंट ऑफ पीएल का क्रेडिट बैलेंस। और क्या करेंगे भाई, क्योंकि शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सेम इस जैसी एंट्री आपने बनाई थी प्रेफरेंस के लिए, और अब ये एंट्री बन रही है इक्विटी वालों के लिए, क्योंकि जब वाइंड अप होगा ना, तो सबसे बाद में पैसा किसको मिलेगा, सबसे बाद में पेमेंट मिलेगा इक्विटी वालों को। तो अब उनको पेमेंट दे रहे हैं, और फाइनली अब क्योंकि उनको पेमेंट देना है हमें, तो पेमेंट देके छुट्टी करेंगे। एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नई वाली कंपनी में जो शेयर्स मिले हैं, टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। ये हमने समझा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनीज कौन कौन सी आपको बनानी है। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो एंट्रीज हैं उनको देखिए। फर्स्ट एंट्री एसेट्स ट्रांसफर करने की, सेकंड एंट्री लायबिलिटी ट्रांसफर करने की। तो ये एंट्री आपने बनाई थी रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स, और ये आपने बनाई थी लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। थर्ड एंट्री जो इंपॉर्टेंट यहां पर मिलती है वो आएगी परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की। इसी के साथ फोर्थ एंट्री बन जाएगी परचेज कंसिडरेशन किस फॉर्म में रिसीव हो रहा है वो बनाने की।
और फिफ्थ एंट्री आ जाती है परचेज कंसिडरेशन में जो कुछ मिला है शेयर्स, डिबेंचर या कैश, वो ट्रांसफर करने की। ट्रांसफर किसको कर देंगे भाई? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये लाइन से इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट एंट्रीज देखनी है। उसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो आएगा भाई प्रॉफिट या लॉस चेक करने का, गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। और सेवेंथ और फाइनल एंट्री जो होगी वो आपकी ये वाली होगी जिसमें आप इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लौटा रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो भी क्लेम है उनको जब आप वापस कर रहे हैं तो ये वाली एंट्री और ये एंट्री उनको पेमेंट करने के लिए। इस तरह से 8 एंट्रीज हो गई। जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, जो मोस्टली हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगी। सारी एंट्रीज देखनी है तो 20 है, लेकिन ये 8 एंट्रीज वो हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मिल जाएंगी। ये हमने समझा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना क्या जर्नल एंट्री बनेगी मर्जर के केस में और परचेज के केस में। इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर मर्जर से परचेज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब आपको मतलब होगा, ठीक है ना। तो आगे चलने से पहले मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतनी देर तक इतना पेशेंस दिखाया और हमारे साथ बने रहे। देखिए इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पेशेंस के साथ बिना स्किप किए एक एक एंट्री को देखें और समझें, तभी वो एक कहानी आप बना पाएंगे अपने दिमाग में कि भाई पहले ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग लॉजिक लगाते हुए जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हमें बात करनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है भाई? वो कंपनी जो नई फॉर्म हुई है या वो कंपनी जिसने किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है। तो इसको सोचना पड़ता है कि भाई मर्जर की एंट्री करनी है या परचेज की एंट्री करनी है। तो अगर हम देखें इन द नेचर ऑफ मर्जर तो गिनती की 7 एंट्रीज हैं। देखिए बहुत आसान आसान सी समझिए क्या है। फर्स्ट एंट्री है बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, समझिए जरा किस चीज की एंट्री है और ये लिक्विडेटर कौन आ गए। देखिए जब ये हम कर रहे थे कि भाई ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने एक्वायर किया बी लिमिटेड को, तो बी लिमिटेड को जब एक्वायर करेगी तो कुछ लोग आएंगे बीच में जो इस काम को करवाएंगे, जो लिक्विडेशन प्रोसेस को पूरा करवाएंगे, उनको कहा जाता है लिक्विडेटर्स। तो ये आ गए लिक्विडेटर। अब ये लिक्विडेटर क्या करते हैं कि बी लिमिटेड के जो भी एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं उनको अपने पास लेकर चले जाएंगे और किसको दिखाएंगे? ए लिमिटेड को, और उनसे कहेंगे देखो भाई हम तुम्हारे पास इतने एसेट्स और लायबिलिटी लाए हैं, यानी कि ये बताएंगे कि नेट एसेट्स कितने लेकर आए हैं हम ट्रांसफर कंपनी से, और किसको दे रहे हैं? आपको दे रहे हैं। तो बदले में आप हमें कितने रुपए देने वाले हैं? तो ए लिमिटेड क्या करेगी? लिक्विडेटर्स को पे करेगी, और लिक्विडेटर्स पैसा लेकर किसको दिखाएंगे? बी लिमिटेड को, ठीक है ना। तो ये काम हो गया लिक्विडेटर्स का। तो लिक्विडेटर्स को यहां पर आप देखेंगे कि जो ट्रांसफर कंपनी है मर्जर के बदले में कितने रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ट्रांसफर कंपनी के लिक्विडेटर्स को मर्जर के बदले में कितने रुपए मिलेंगे, ये कहलाएगा इनका परचेज कंसिडरेशन। तो जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि भाई परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसको कैलकुलेट करके यहां पर रखा जाता है। और इसी अमाउंट को हमने पीछे भी एक एंट्री में देखा था जहां पे हमने लिखा था ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सेम अमाउंट यहां पे आएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा भाई, नेक्स्ट एंट्री में हम ये बताएंगे कि लिक्विडेटर्स जो हैं वो हमें कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटी लाकर दे रहे हैं। तो जर्नल बनाई जाएगी वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट। इंडिविजुअली एक एक एसेट का नाम आप लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कैश डेबिट, गुडविल डेबिट, XYZ डेबिट। जो भी एसेट्स हैं उनको एक एक करके आप डेबिट कर लेंगे और बताएंगे भाई कितनी लायबिलिटीज लेकर आए,
जो भी नॉन करंट या करंट लायबिलिटी लेकर आई जाएंगी वो यहां पर आ जाएगा, टू वेरियस रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए समझिए, क्योंकि हम मर्जर कर रहे हैं तो जो भी चीजें बी लिमिटेड की थी या ट्रांसफर कंपनी की थी वो अब ट्रांसफरी के पास चली जाएंगी, तो उनके जो रिजर्व हैं ये भी किसके हो जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी के। और यहां पर आप लिख देंगे टू बिजनेस मर्जर। एक बात तो ये हो गई, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो केस है हमारा, यहां पर आप देखिएगा कि अगर जितना अमाउंट हमने डेबिट में लिखा है उतना ही टोटल क्रेडिट में लिखा हुआ है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर डेबिट बराबर है क्रेडिट के तो जितनी हमारी परचेज कंसीडरेशन है इतने ही अमाउंट के नेट एसेट्स भी हमने लिए हैं। जितनी परचेज कंसीडरेशन है इतनी ही वैल्यू के नेट एसेट्स हमें मिले तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समझिए जरा सब लोग, अगर परचेज कंसीडरेशन ज्यादा हो नेट एसेट से और अगर परचेज कंसीडरेशन कम हो नेट एसेट से, तो यहां पर कुछ चीजें हमारे सामने आएंगी। तो फर्स्ट केस जो ये वाला हमारे सामने है, इसमें देखेंगे परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है, यानी कि आपने ज्यादा अमाउंट पे करा उन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा उसको आप लिखेंगे जनरल रिजर्व के नाम से। किस नाम से लिखेंगे, जनरल रिजर्व के नाम से। और सेम यहां पर कि आपके नेट एसेट्स अगर ज्यादा हैं और परचेज कंसीडरेशन कम है, यानी कि आपने कम में खरीद लिया, तो यहां पर भी डिफरेंस जो है वो किस नाम से शो किया जाएगा, जनरल रिजर्व। क्योंकि हम यहां पर मर्जर की बात कर रहे हैं। जब इसी सेम टॉपिक को हम परचेज में डिस्कस करेंगे तो यहां पर हम कह देंगे गुडविल और यहां पर कह देंगे कैपिटल रिजर्व। लेकिन पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, जो डिफरेंशिएट करेगा मर्जर और परचेज की एंट्रीज में, वो क्या है कि भाई इसमें चाहे आपका डेबिट शॉर्ट आए या क्रेडिट शॉर्ट आए, आपको हमेशा जनरल रिजर्व ही लिखना है। ठीक है ना। अभी समझते हैं इसको एंट्री में किस तरह से शो किया जाएगा। तो अगर मैं इसी एंट्री को दोबारा बनाऊं और कोई शॉर्टेज हमें नजर आए तो कैसा होगा, समझिए। वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेरियस liabilities to various reserve and surplus to business merger। अब समझिए, देखिए यहां पर मैंने एक बीच में गैप छोड़ा है, ये एक ही गैप दोनों चीजों के काम में आ जाएगा आपके। अगर डेबिट शॉर्ट है तो भी इसी गैप में हम काम कर लेंगे और क्रेडिट अगर शॉर्ट है तो भी हम यहीं पर काम कर लेंगे। समझिए जरा, हम ये देख रहे हैं कि आपने अगर चेक किया कि साहब एसेट्स की जो वैल्यू है वो सपोज कीजिए 100 है और इन सब का जो टोटल है वो है 120, तो हम ये कह पाएंगे कि भाई डेबिट में शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज को जो बैलेंसिंग फिगर है 20 रुपीज की, उसको आप लिख देंगे जनरल रिजर्व के नाम से। किस नाम से लिख देंगे, जनरल रिजर्व। और अगर आप इसको रिवर्स कर लें कि यहां पर लिखा हुआ है 120 और इसका टोटल आया 100, तो फिर आपकी क्रेडिट शॉर्ट रह जाएगी और आप यहां पर लिख देंगे टू जनरल रिजर्व। 20 रुपीज आप यहां पर लिख देंगे और हिसाब हो जाएगा बराबर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक क्वेश्चन में कोई एक ही चीज हो सकती है, या तो डेबिट शॉर्ट होगी या क्रेडिट शॉर्ट होगी, इनमें से एक बार में कोई एक ही चीज होगी। तो ये जो लाइन है ना, देखिए अगर डेबिट शॉर्ट है तो मैंने दिया जीआर अकाउंट डेबिट, और अगर क्रेडिट शॉर्ट होती तो मैं यहां पर लिख देता टू जनरल रिजर्व, तो वो क्रेडिट में जाकर मिक्स हो जाता। ठीक है ना। तो फर्स्ट एंट्री किस चीज की करनी है भाई, लिक्विडेटर्स को परचेज कंसीडरेशन कितनी देनी है। सेकंड एंट्री में हम बताएंगे कि हमारे पास जो एसेट्स आए हैं और जो लायबिलिटीज आई हैं, जो रिजर्व आए हैं, और उनके बदले में मैंने कितने रुपए दिए, उससे मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। मर्जर के केस में फायदा हो या नुकसान हो, जनरल रिजर्व के नाम से ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री में देखिए ये दोनों एक ही एंट्री है ना, चाहे आप इसको करें या इसको करें, इसको दो मत मानिएगा भाई, तो देखना पड़ेगा ना कि इसमें डिफरेंस आया या नहीं आया। तो ये पूरी एक ही एंट्री है। अब हमें ये देखना है कि ये जो लिक्विडेटर्स हैं इनको हम किस फॉर्म में पे कर रहे हैं। तो लिक्विडेटर्स
ऑफ ट्रांसफरर कंपनी डेबिट टू। अब देखिए भाई, आप इनको शेयर दे सकते हैं, आप इनको डिबेंचर दे सकते हैं, और आप इनको कैश भी दे सकते हैं। तो टू शेयर कैपिटल, टू डिबेंचर्स, टू कैश। ये एंट्री हो गई लिक्विडेटर्स को पे करने की। फिर आगे चलते हैं भाई। अब आप ये देखेंगे कि अगर लिक्विडेशन के टाइम पे कोई एक्सपेंस हुआ था और वो ट्रांसफरी कंपनी ने पे किया था, याद करिए मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रांसफर कंपनी पे करेगी तो वो अपनी बुक्स में लिखेगी। अब ट्रांसफरी कंपनी क्योंकि पे कर रही है तो ये अपनी बुक्स में लिखेगी। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये जो आपके एक्सपेंसेस अकर हुए हैं किस काम में भाई? लिक्विडेशन में। इनको हम राइट ऑफ कर पाएंगे अपने जनरल रिजर्व से। तो एंट्री आप बनाएंगे राइट ऑफ करने के लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन। तो ध्यान रखेंगे जनरल रिजर्व अगर आपके पास अवेलेबल है या यहाँ पे क्रिएट हुआ है तो आप उसकी हेल्प से इस लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं। और फाइनली एक एंट्री और आप बनाएंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की, और यहां पर लिख दिया जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये वो एंट्रीज हो गई जो आपको करनी है ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में मर्जर के केस में। और एक एंट्री बचती है, क्वेश्चन में ये कहता है कि जो आपके डिबेंचर होल्डर से ट्रांसफर कंपनी के, वो अब ट्रांसफरी कंपनी के बन जाएंगे। इसका मतलब पुराने वाले डिबेंचर्स को कैंसिल करके नए डिबेंचर्स बना देंगे आप। तो किस तरह आएगा समझिए। आप एंट्री बनाएंगे ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट। समझिएगा जरा, यहां जहां मैंने ओल्ड और न्यू लिखा है, यहां पे आप उन डिबेंचर्स की परसेंटेज लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे सपोज कीजिए ये 8% वाले डिबेंचर्स थे तो इनको डेबिट कर देंगे, और 2 में आ जाएगा आपका 9%, 11% या जो भी डिबेंचर्स नए वाले गिवन होंगे क्वेश्चन में। तो ये हमने देखा कि क्या जर्नल बनाएंगे आप मर्जर के केस में। अब देख लेते हैं कि भाई परचेज के केस में क्या एंट्री बननी है। आइए फाइनली खत्म कर लेते हैं इस चैप्टर को और देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी व्हेन द क्वेश्चन इज गिवन इन द नेचर ऑफ परचेज। परचेज के केस में तो फर्स्ट एंट्री देखिए बिल्कुल सेम, आप लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। सेम एंट्री जो आपने पहले देखी थी, वहां पे मर्जर था, यहां पर आ गया है परचेज। अब जरा यहां पर समझिए, परचेज वाले केस में क्या होगा कि आप सिर्फ रियल एसेट्स को ही परचेज करके लाते हैं। जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, वो ट्रांसफर नहीं होंगे नई वाली कंपनी में। जबकि मर्जर के केस में आपको जितने भी एसेट्स दे रखे हैं सारे उठा के रख देंगे, आप डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन इस वाले में सिर्फ रियल एसेट्स ही लिखे जाएंगे। तो आप किस तरह लिखेंगे देखिए, वेरियस रियल एसेट्स अकाउंट डेबिट। रियल एसेट्स कौन से होते हैं भाई? जो बिक सकते हैं, ठीक है ना। टू वेरियस लायबिलिटीज। यहां पर देखेंगे हमने कहा था कि भाई उस वाले केस में जब आप बात कर रहे थे मर्जर की तो रिजर्व वगैरह सब आ जाते थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर लायबिलिटीज के साथ बाकी रिजर्व नहीं आएंगे। वहां पे आपने लिखा था जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यहां पर नहीं आएगा। यहां पर आ जाएगा टू बिजनेस परचेज। अब यहां देखिए, अगर आपका डेबिट जो है वो क्रेडिट के बराबर है तो आप कुछ नहीं करेंगे। अगर डेबिट क्रेडिट के बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका डेबिट कम है तो आप लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर में गुडविल।
अकाउंट डेबिट, और अगर क्रेडिट कम है तो आप लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। सही है ना। यहां पर क्या समझाया गया था, देखिए इसलिए मैंने इसको आपके लिए रखा हुआ था कि चाहे परचेज कंसिडरेशन ज्यादा हो या नेट एसेट ज्यादा हो, डिफरेंस जो आएगा वो गुडविल के नाम से ही आएगा, लेकिन डिफरेंस जो आएगा वो जनरल रिजर्व के नाम से ही आएगा। लेकिन जब आप यहां पर देखेंगे कि अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो उसको गुडविल कहा जाता है, अगर नेट एसेट ज्यादा है तो उसको कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये आपकी एंट्रीज हो गई दो। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट एंट्री पेमेंट करने की, तो बताएंगे भाई लिक्विडेटर्स को क्या दे रहे हैं आप, तो एंट्री बनाएंगे लिक्विडेटर्स को पे करने के लिए, लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू, भाई किस किस फॉर्म में पे कर रहे हैं, तो टू बैंक, टू इक्विटी शेयर्स, टू प्रेफरेंस शेयर्स, टू डिबेंचर्स। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अगर इक्विटी और प्रेफरेंस अलग अलग है तो इस तरह से लिखा जाएगा, एक ही है तो फिर कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, देखिए अब एक चीज हमें और समझनी है कि अगर क्वेश्चन में कोई स्टैच्यूटरी रिजर्व दे रखे हैं तो सिर्फ स्टैच्यूटरी रिजर्व को आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, जनरल रिजर्व को, स्टेटमेंट ऑफ पीएल को कोई रिकॉर्ड नहीं करना, आपको सिर्फ स्टैच्यूटरी रिजर्व को रिकॉर्ड करना है। और एंट्री क्या बनाएंगे, देखिए एमलगेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ स्टैच्यूटरी रिजर्व को आपको रिकॉर्ड करना है, इसी नाम से लिखा होगा, घबराने वाली बात नहीं है, सेम इसी नाम से लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखिए भाई डिबेंचर्स कन्वर्ट करने वाली एंट्री बिल्कुल सेम पहले की तरह, तो ओल्ड डिबेंचर्स डेबिट टू न्यू डिबेंचर्स, ये एंट्री बना लिया आपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने की। और बार बार देखिए आपको बताया जा रहा है ओल्ड और न्यू नहीं आएगा, बल्कि जो परसेंटेज दे रखी होगी आपको वो यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई, अब अगर आपके सेम लिक्विडेशन वाले एक्सपेंसेस से जो ट्रांसफरी कंपनी ने पे किए, तो एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन डेबिट टू बैंक, अब पे तो कर दिए, अब इनको राइट ऑफ भी करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए अब आपके पास दो बातें हो सकती हैं, या तो आप लिखेंगे गुडविल या आप लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, जो भी क्वेश्चन में होगा आपके पास, डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन। और फाइनली एक एंट्री और बना लेंगे आप जो होगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गई आपकी सारी एंट्रीज, आपने कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर जो है अमलगमेशन। अब कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, बस आपको ये सीक्वेंस ध्यान में रखनी है कि भाई मुझे किसकी बुक में एंट्री करनी है और कौन सी एंट्री करनी है। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। अब एक चीज बचती है इसमें, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट भी बनानी होती है सिर्फ आपको ट्रांसफरी कंपनी की, क्योंकि जो ट्रांसफर कंपनी है वो तो खत्म हो गई, तो इसीलिए जो ट्रांसफरी कंपनी अब बची हुई है सिर्फ उसी की बैलेंस शीट बनाई जाएगी। बैलेंस शीट बनाने में कोई परेशानी नहीं है, जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होती है समझ लीजिए उसी को आपको ड्रॉ करना होता है। अब मर्जर का केस हो या परचेज का केस हो, समझ लीजिए भाई जैसे दो कंपनी थी, एक के पास एसेट्स थे 100 रुपए के, एक के पास एसेट्स थे 50 रुपए के। अब नई वाली कंपनी के पास जो एसेट्स होंगे वो 150 के हो जाएंगे। तो इस टाइप से थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन मोर और लेस यही चीज आपको अप्लाई करनी है कि सब चीजों को मर्ज करके एक जगह लिख देंगे नई बैलेंस शीट में। ठीक है ना। अब इसको समझाने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे आपको, जिसमें प्रॉपरली आप देख पाएंगे कि जर्नल किस तरह परफॉर्म की जा रही है और बैलेंस शीट किस तरह बनाई जा रही है नई वाली कंपनी की। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अमलगमेशन का जो मेन कंसेप्ट है और जर्नल एंट्रीज किस तरह से परफॉर्म की जानी है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें
और अगर आप चाहते हैं शुएब सर क्लासेस में आकर स्पेशल गाइडेंस लेना हमसे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर से, तो आपको सिर्फ शुएब सर क्लासेस में कांटेक्ट करना है। नंबर आपको यहां पर देखिए दिया जा रहा है 7906001626, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।